नीला और प्राप्ति की कॉफी आई और प्राप्ति बोली, नीला जी प्लीज जल्दी बताइए ना, मुझे अजीब सा लग रहा है। बताता हूँ, आप पहले कॉफी पीजिए। प्राप्ति ने कॉफी का एक सिप लिया और बोली, चलिए अब शुरू कीजिए। ठीक है। बात उन दिनों की है जब मैं अरमान और पल्लवी कॉलेज में थे। सब बहुत अच्छा था। हम अपने कॉलेज के दिनों को खूब एंजॉय करते थे। हमारे एग्ज़ाम का टाइम आ गया, लेकिन उससे पहले थी हमारी फेयरवेल, जिसकी तैयारियां ज़ोरों शोरों से थी। क्योंकि हम कॉलेज जाने वाले थे, इसलिए हम अपने आखिरी दिन पूरी धमाल मचाना चाहते थे। सब बहुत एक्साइटेड थे फेयरवेल को लेकर। हम यादगार बनाना चाहते थे अपने आखिरी दिन कॉलेज में, लेकिन हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि हमारे अलावा भी किसी ने पूरी तैयारी कर रखी है हमारे इस दिन को यादगार बनाने की, लेकिन एक अलग तरीके से। यह कहते हुए उसकी आंखों में पानी आ गया तो प्राप्ति बोली, क्या मतलब, ऐसा क्या होने वाला था? वही होने वाला था बस जिसके बाद मेरा दोस्त टूटने वाला था। उसका भरोसा और कॉन्फिडेंस टूटने वाला था पूरी जिंदगी के लिए। जिसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा था, उसके साथ वो होने वाला था जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। मैंने उस फेयरवेल से पहले भी एक कोशिश की थी अभिमान को समझाने की कि वो पल्लवी से थोड़ा दूर रहे, लेकिन मेरी बाकी कोशिशों की तरह ये भी नाकाम रही। काश उस वक्त मैंने थोड़ा और जोर लगाया होता तो वो सब नहीं होता। अगर अरमान मेरी बात मान लेता तो शायद वो सब होता ही नहीं। नीला आंखों को साफ करते हुए बोला। आखिर फेयरवेल का दिन आया। सब बहुत खुश थे। पूरा कॉलेज झूम रहा था उस दिन। आज भी अरमान पल्लवी के साथ ही आया था कॉलेज। मैं उसके पास गया और उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहा तो पल्लवी आ गई बीच में और मुझे फिर से वहां से आना पड़ा, क्योंकि पल्लवी के आसपास का ऑरा मुझे बहुत अजीब सा लगता था। मैं उसके पास नहीं रुक सकता था ज़्यादा देर, इसलिए मैं दूसरी साइड आ गया। पार्टी चल रही थी जोरों शोरों से। सब डीजे के जोर पर नाच रहे थे, झूम रहे थे। आज किसी के पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे। पल्लवी अभिमान से कहकर गई कि वो थोड़ी देर में आती है, और वहां से चली गई। तब अभिमान अकेला खड़ा था तो मैं उसके पास चला गया। मौका पाकर मैंने उससे कहा, यार अभिमान, आजकल तो तू मुझे भूल ही गया है। क्या हो गया है तुझे? तो अभिमान ने मुझे कहा, नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस पल्लवी का एहसान चुका रहा हूँ। उसने मुझसे कहा है कि मैं हमेशा उसके साथ रहूँ। वो ऐसा चाहती है, और उसने मेरी जान बचाई है, तो इतना तो कर ही सकता हूँ ना। लेकिन यार, वो तुझे अपना पपेट बना रही है। तू समझ नहीं रहा है। तुझे बदल दिया है उसके इस एक एहसान ने। हाँ, तेरी जान बचाई है उसने, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू उसके आगे पीछे उसके बॉडीगार्ड की तरह घूमने लग जाए। देख अभिमान, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये लड़की जैसी दिख रही है, वैसी नहीं है। ये बात तू भी जानता है अच्छे से। थोड़ा दूर रहे इससे, नहीं तो ये तुझे किसी भी मुसीबत में डाल देगी। क्या बोल रहा है यार तू? ऐसा कुछ नहीं है। तू ज्यादा सोच रहा है, चिल कर, कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर उसने मुझे चुप करवा दिया। तभी उसका फोन बजा। पल्लवी का फोन था। उसने उठाया और कुछ बात करते हुए बाहर चला गया। मैंने आवाज भी लगाई, लेकिन उसने सुनी ही नहीं। काफी देर हो गई, लेकिन वो दोनों आए ही नहीं थे वापिस हॉल में। मुझे अपमान की फिक्र होने लगी थी। मैं वहां से निकलकर बाहर गया और पूरे कॉलेज में देखने लगा, लेकिन कहीं नहीं दिखे वो लोग मुझे। मैंने अभिमान का फोन ट्राई किया, लेकिन ना फोन स्विच ऑफ आने लगा था। मेरी टेंशन बढ़ने लगी थी। तभी पल्लवी के चिल्लाने की आवाज आने लगी, मुझे लाइब्रेरी की तरफ से। मैं भागकर वहां गया और लाइब्रेरी का दरवाजा खुला था थोड़ा। मैंने पूरा खोला तो पल्लवी भागते हुए आई और मेरे पीछे छुपने लगी और रोने लगी जोर जोर से कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, नीला प्लीज। मैंने कहा, क्या हुआ? किससे बचा लूं तुम्हें? वो अभिमान से। अभिमान से बचा लो मुझे। उसकी इतना कहती मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा और मैंने उसे कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें अभिमान से क्या खतरा हो सकता है भला? तभी अभिमान बाहर आया और मुस्कुराते हुए पल्लवी की तरफ देखने लगा और बोला, तुम डर क्यों रही हो मुझसे पल्लवी? कम ऑन, आओ ना, चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगा तो मैंने अभिमान से पूछा, कहाँ लेकर जाना है पल्लवी को तुमने? पल्लवी उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी और अभिमान ने फिर से पकड़ लिया और बोला, कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। मुझे उसकी आंखें अजीब सी लग रही थी। मैंने उसका हाथ छुड़वाया और अभिमान ने मेरा हाथ फिर से झटक दिया। मैंने कहा, क्या कर रहा है अभिमान, छोड़ उसे। लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहा था। थोड़ा अग्रेसिव हो रहा था वो। उसे खींच कर ले जाने लगा तो मैंने फिर से रोका तो वो मुझ पर हाथ उठाने लगा। मैं बहुत हैरान हुआ उसके ऐसे बिहेवियर से।
मैंने उसे रोका तो वो और एग्रेसिव होने लगा और मुझसे लड़ने लगा। इतने में सारा कॉलेज वहाँ इकट्ठा हो गया और पार्टी अब तमाशे में बदल चुकी थी। अभिमान होश में नहीं आ रहा था। तभी किसी ने पूछा पल्लवी से कि क्या हुआ, तो उसने जोर से सबके सामने कह दिया कि वो अभिमान ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। यह सुनकर सब अभिमान के बारे में बातें करने लगे। कुछ लोग अभिमान के फेवर में बोल रहे थे कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो लड़कियों की बहुत इज्जत करता है। वहीं कुछ लोग उसके अगेंस्ट थे कि वो दिखने में जितना अच्छा लगता है उतना है नहीं। कॉलेज के प्रोफेसर लोग भी सब आ गए और वो अभिमान को अच्छे से जानते थे। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं था। अभिमान की तरफ कुछ लोग मारने के लिए बढ़ने ही वाले थे कि प्रोफेसर ने उन्हें रोक दिया और अभिमान से पूछने लगे कि क्या हुआ, वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। अभिमान तो कुछ नहीं बोला। उसके बदले मैंने सबको समझाने की कोशिश की, लेकिन सब उसके खिलाफ नारे लगाने लगे। मैंने मुश्किल से सबको शांत किया, तभी अभिमान अचानक से बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया। मैंने जल्दी से उसे गाड़ी में बिठाया और उसे हॉस्पिटल लेकर गया जल्दी से। मुझे बहुत डर लग रहा था अभिमान के लिए। मैं हॉस्पिटल लेकर गया और वहाँ मैंने डॉक्टर को बताया कि वो चलती पार्टी में अचानक से बेहोश हो गया है। डॉक्टर ने अच्छे से उसे चेक किया और वो बाहर आए और उन्होंने मुझे जो बात बताई वो सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या आपका दोस्त ड्रग्स लेता है। यह सुनकर मैं आंखें फाड़कर डॉक्टर की तरफ देखने लगा। तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर, हो ही नहीं सकता है। तभी उनकी असिस्टेंट ने आकर डॉक्टर को कुछ बताया। तो डॉक्टर ने कहा आई एम सॉरी, एक्चुअली अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें पता चला है कि उन्हें ड्रग्स दिया गया है, वो भी एक ही बार में बहुत ज़्यादा मात्रा में। नहीं नहीं डॉक्टर, आप ये कैसी बात कर रहे हैं। अभिमान कभी ड्रग्स जैसी चीज के आसपास भी नहीं जाता, कभी ड्रिंक नहीं करता। वो तो ड्रग्स कहाँ से लेगा वो। आपको कोई गलतफहमी हुई है। देखिए मिस्टर, ये हमारा रोज का काम है, गलतफहमी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे उनके ब्लड में ड्रग्स मिला है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। ज़्यादा मात्रा के कारण ही उनकी बॉडी शायद झेल नहीं पाई और वो बेहोश हो गए। लेकिन ये ड्रग्स उनकी बॉडी में इंजेक्शन द्वारा इंसर्ट किया गया है। व्हाट? लेकिन कैसे? आई मीन, हम सब तो हमारे कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में ही थे और वो पूरा टाइम मेरी नज़रों के सामने ही था। बस वो इतना कहते ही मेरा माथा ठनका। मुझे सब समझ में आ गया। मैंने पूछा कि अभिमान कुछ अजीब बिहेव कर रहा था, जैसा वो कभी कर ही नहीं सकता। ऐसा कौन सा ड्रग दिया गया था। तब जो डॉक्टर ने बताया उसने मेरे होश और उड़ा दिए। डॉक्टर ने मुझे बताया कि कैनाबिस नाम का एक ड्रग है जो कि इंसान को अंदर से सेक्सुअली एक्टिव कर देता है, जिससे इंसान के अंदर फिजिकल रिलेशन बनाने की इच्छा जागृत हो जाती है। उसे आसपास का होश नहीं रहता कि कोई क्या सोचेगा या क्या कहेगा, क्योंकि उसके अंदर वो ड्रग अपना काम कर रहा होता है, जिससे उसकी सारी सेंस खत्म हो जाती है कुछ समय के लिए। और ऊपर से उसे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में दे दिया गया था, इसलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था, अपने नेचर के बिल्कुल उलट। उन्होंने ये भी कहा कि इसके असर से इंसान इतना ज़्यादा व्याकुल हो जाता है कि उसे इस बात का होश भी नहीं रहता कि उसके सामने कौन है। इसके असर से जो इंसान उसके सामने अगर उसका दुश्मन भी हो तो भी उसके अंदर चेतना पैदा हो जाती है। यह सब सुनकर मेरा खून इतना खौलने लगा था कि अभी के अभी जाकर मैं उसका गला दबा दूं। लेकिन मेरा फोकस इस समय सिर्फ अभिमान पर था, इसलिए मैंने खुद को कंट्रोल रखा और डॉक्टर से उसके होश में आने का और इसके असर को खत्म होने का पूछा। उन्होंने कहा कि वो 4-5 घंटे में होश में आ जाएगा और ड्रग का असर वो इंजेक्शन और मेडिसिन से खत्म कर देंगे। तब जाकर मुझे चैन आया। मैंने अम्मान के मॉम डैड को भी बुलाया फ़ोन करके। वो लोग भी जल्दी से वहाँ पहुँच गए। फाइनली जाकर अम्मान को होश आया और हम उससे मिलने गए। उसे याद नहीं आ रहा था कुछ। मैंने उसे आराम से सब कुछ बताया और वो बहुत गुस्सा हो गया और वो उसी समय वहाँ से जाने की जिद करने लगा। मैंने उसे किसी तरह से समझाया और उसे शांत किया। 2 दिन लगभग उसे हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। डिस्चार्ज होते ही वो सबसे पहले कॉलेज गया और सबके सामने उसने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी उस गलती की जो उसने की भी नहीं थी। सच जानने के बाद जो लोग उसके खिलाफ थे वो भी उससे माफ़ी मांगने लगे। और हैरानी की बात यह है कि किसी भी प्रोफेसर ने उसे गलत समझा ही नहीं था। उन्हें पूरा यकीन था अभिमान पर। लेकिन जिसे हम ढूंढ रहे थे, हमें पता चला कि वो 2 दिन से आई ही नहीं कॉलेज। प्रिंसिपल सर ने कहा कि वो उसे इमीडिएटली कॉलेज से रेस्टिकेट कर देंगे, लेकिन अभिमान ने ऐसा करने से मना कर दिया।
उन्हें क्योंकि नहीं चाहता था कि किसी की पूरी साल भर की मेहनत खराब हो। लेकिन उसे सबक तो सिखाना ही था हमने। फिर मैं और अभिमान उसके घर गए। उसके मॉम डैड को उसकी सारी करतूत बताई। लेकिन वो इतनी बेशरम लड़की थी कि अपनी गलती मानने की जगह खुद को डिफेंड कर रही थी उनके सामने। उसके पापा ने माफ़ी मांगी उसकी तरफ से, लेकिन अभिमान ने उन्हें तो शर्मिंदा नहीं होने दिया। लेकिन पल्लवी को सजा वो देगा, ये उसने तय किया हुआ था। इसलिए पुलिस को बुलाया हमने। उसके मॉम डैड ने बहुत रिक्वेस्ट की कि उसे माफ़ कर दे और वो लोग उसे यहाँ से कहीं और भेज देंगे एग्ज़ाम देने के बाद। वो यहाँ नहीं रहेगी तो किसी को उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभिमान का दिल उसके माँ बाप के लिए पसीज गया, तो उसने कहा कि अगर वो यहाँ से तुरंत चली जाएगी एग्ज़ाम के बाद तो ही वो मानेगा, नहीं तो वो उसे अरेस्ट करवा कर ही रहेगा। लेकिन उसके मॉम डैड ने उसे आश्वस्त किया कि ऐसा ही होगा, तो उसने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। पल्लवी के डैड बहुत शर्मिंदा थे, हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे थे। अभिमान ने उन्हें कहा कि उनकी गलती नहीं है, इसलिए वो माफ़ी ना मांगे। घर जाकर अभिमान बहुत रिस्टलेस रहने लगा। ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, खुद को कमरे में ही बंद रखता ज़्यादातर। अपनी मॉम और डैड से भी बात नहीं करता ज़्यादा। हमें उसकी बहुत टेंशन होने लगी थी। फिर हमने एक दिन उसे बिठाकर बात की, तो पता चला कि वो खुद को कल्प्रिट मान रहा है इन सब के लिए। वो खुद पर शर्मिंदा है, इसलिए किसी का सामना नहीं कर पा रहा है। फिर हमने मिलकर उसे ये विश्वास दिलाया कि जो भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। कोई भी उसे दोषी या कल्प्रिट नहीं मानता, इसलिए वो ये सब सोचकर खुद को सजा ना दे। किसी तरह उसे समझाया, उसे इस सब से बाहर निकालने की कोशिश की। फिर हमने उससे छिपकर सभी को फ़ोन कर करके ये कहा कि वो उसे फ़ोन और मैसेज करके कंसोल करें। सभी ने ऐसा ही किया। यहाँ के कॉलेज के प्रोफेसर और प्रिंसिपल सर ने भी उसे समझाया कि वो गलत नहीं है। तब जाकर वो नॉर्मल हुआ और हमें हमारा अभिमान वापस मिला। कॉलेज जाना शुरू किया उसने। हमारी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू हो चुकी थी। कॉलेज में पल्लवी उसके सामने नहीं आती, क्योंकि वो जानती थी कि अब अभिमान से वो रिस्पेक्ट की उम्मीद तो कर ही नहीं सकती। कुछ मिलेगा तो सिर्फ जिल्लत। पूरा कॉलेज उससे अब दूर ही रहता। कोई उससे बात तक नहीं करता। यही सज़ा काफ़ी थी उसके लिए। वहीं अभिमान को सब पहले जैसे ट्रीट करते थे। बस एग्ज़ाम हुए और पल्लवी को उसके मॉम डैड ने तुरंत वहाँ से लंदन रवाना कर दिया। वो नहीं जाना चाहती थी। वो बार-बार अरमान से बात करने की कोशिश करती, उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करती, लेकिन अरमान उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता था। इसलिए वो अपनी किसी चाल में कामयाब नहीं हुई और उसे मजबूरन वहाँ से जाना पड़ा और हमारी लाइफ से पल्लवी नाम की बला दूर हुई थी। हमें ही पता है प्राप्ति जी कि हमने अरमान का वो खोया हुआ कॉन्फिडेंस कैसे वापस लाया है। नहीं तो वो डिप्रेशन में चला जाता और हम अपने इस अरमान से कभी मिल नहीं पाते। और सच कहूँ तो वो ठीक हो गया था बेशक, लेकिन बहुत ही सीरियस टाइप का हो गया था। लोगों से दूर ही रहता था, ना किसी से बात करना, ना किसी से कोई मतलब रखना। बस खुद में और अपने काम में बिजी रहता हर वक्त। सब उसके गुस्से से कांपते थे, ऑफिस में भी। सिर्फ अपने मॉम डैड और मुझसे बात करता था ढंग से। लेकिन क्या निलय जी? प्राप्ति अपने आंसुओं से भरी आंखों के साथ बोली, क्योंकि अरमान पर जो बीती थी वो महसूस कर पा रही थी उसकी तकलीफ। लेकिन आपके आने के बाद एकदम बदल गया है प्राप्ति जी। वो खिल गया है अंदर से एकदम। दिल से खुश होता है वो। ऐसे खुलकर हंसता है जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। वो जिंदगी को जीने लगा है आपके आने के बाद। आपसे बहुत प्यार करता है वो, खुद से भी ज़्यादा। अगर आप उससे दूर गई ना प्राप्ति जी, तो मैं अपने दोस्त को फिर से खो दूंगा। और इस बार कोई भी तरीका उसे पहले जैसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो टूट कर चाहता है आपको। इसलिए आप उससे कभी दूर मत जाना प्लीज। वो हाथ जोड़कर आंखों में पानी लेकर बोला और प्राप्ति उसे गौर से सुन रही थी। प्राप्ति ने निलय के हाथ पर हाथ रखा और बोली, आप चिंता मत कीजिए निलय जी। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि अभिमान सर की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही होनी चाहिए, और वो ही होंगी। मैं वादा करती हूँ आपसे भी और अपने आप से भी। और जिसने उन्हें ये बिना गलती की सजा भुगतने के लिए मजबूर किया था ना, उसे अब अपनी गलती की सजा मिलकर रहेगी। उसे एहसास कराना होगा कि जब बिना बात की सजा मिलती है तो कैसा लगता है। कैसा लगता है जब इंसान खुद की नज़रों में ही शर्मिंदा होता है। लड़की होने का फायदा उठाकर उसने अभिमान सर को खुद की नज़रों में गिराने की कोशिश की थी ना। अब वो खुद अपनी नज़रों में ना गिरी तो मेरा नाम भी प्राप्ति नहीं।
उसने उस इंसान को तकलीफ पहुंचाई है जिनकी मैं पूजा करती हूँ। भगवान है वो मेरे लिए, मेरे और मेरे भगवान के लिए मैं कुछ भी करूँगी। मैं अभिमान सर से जितना प्यार करती हूँ उतनी उनकी इज्जत भी करती हूँ, और मैं उस पल्लवी को बिल्कुल नहीं बख्शूंगी, बिल्कुल नहीं। प्राप्ति अपनी आंखों में आंसू के साथ साथ गुस्सा लिए बोली, तो नीला उसे शांत करवाते हुए बोला, मैं समझ सकता हूँ प्राप्ति जी, किस वक्त आप बहुत गुस्से में हैं, लेकिन इस समय आप ये सब मत सोचिए प्लीज, क्योंकि इस वक्त ऐसा कोई भी गलत फैसला मत लीजिएगा जिससे अभिमान और आपकी लाइफ और आपका रिश्ता इफेक्ट हो। इस वक्त अभिमान बहुत खुश है आपके आने से। मैंने उसे इतना खुश और जिंदा दिली से जिंदगी जीता कभी नहीं देखा। बहुत अच्छा लगता है उसे ऐसे देखकर। मैं नहीं चाहता कि अभी उसकी खुशियों को किसी की नज़र लगे, इसलिए आप अभी खुद को शांत रखिए प्लीज। और हाँ, उससे कभी दूर मत जाइएगा, क्योंकि वो सच में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगर आप उससे दूर गई ना, तो वो कभी पहले जैसा नहीं हो पाएगा। मेरा दोस्त इस बार अगर टूटा तो कभी हम उसे ठीक नहीं कर पाएंगे, खो देंगे उसे हमेशा के लिए। और मैं अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता हूँ, उसे ऐसे ही देखना चाहता हूँ बस, इसलिए प्लीज। वो हाथ जोड़ते हुए प्राप्ति से रिक्वेस्ट करने लगा, तो प्राप्ति ने उसे शांत करवाया और बोली, नहीं नहीं नीला जी, आप प्लीज हाथ मत जोड़िए। मैं समझ रही हूँ आपकी फीलिंग्स, आप चिंता मत कीजिए। मैं भी ऐसा कुछ नहीं करने वाली। हाँ, सजा उसे दूंगी जरूर, लेकिन सही वक्त आने पर। मैं अभिमान सर को बिल्कुल परेशान नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस। ठीक है, वो मुस्कुराकर बोली, तो नीला बोला, थैंक यू सो मच प्राप्ति जी, सच में अभिमान बहुत लकी है कि आप उसे मिली हैं। बस हमेशा उसके साथ रहिएगा, कभी उसे छोड़ना मत, कभी नहीं। वो बोली, तो नीला ने कहा कि मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, अंधेरा हो चुका है। तो प्राप्ति ने भी हामी भरी और दोनों चले गए वहां से। प्राप्ति को घर छोड़कर नीला भी अपने घर वापस चला गया। अब प्राप्ति को थोड़ा हल्का लग रहा था कि उसने अभिमान के अतीत को जान तो लिया है कम से कम। वो घर आई तो जहान सो चुका था खाना खाकर, और अलका उसका इंतजार कर रही थी। प्राप्ति को देखकर वो बोली, अरे आ गई तुम, कहाँ गई थी तुम? बताती हूँ दीदी, सब बताती हूँ, पहले एक गिलास पानी पिला दो प्लीज। हाँ लेकर आई अभी, कहते हुए वो गई और पानी लेकर आई, और प्राप्ति ने पानी पिया और फिर सब कुछ बता दिया अभिमान के बारे में। यह सुनकर अलका भी हैरान रह गई। वो बोली, क्या सच में कोई इतना कैसे गिर सकता है भला, अपने स्वार्थ के लिए? हाँ दीदी, बहुत ही घटिया लड़की है वो, मुझे तो नफरत हो गई है उससे अब। मेरा बस चले तो मैं कभी उसकी शक्ल तक ना देखूं। बहुत घटिया है आजकल के लोगों की सोच। प्राप्ति, मैं तो कहती हूँ तुम इससे बचकर रहना, ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं होता, कहीं तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए वो। ऐसे लोगों का कोई भरोसा, मुझे ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं है प्राप्ति। तुम ना थोड़ा सतर्क रहा करो प्लीज। ऑफिस में तुम अभिमान जी के आसपास रहा करो, उनके साथ तुम सेफ हो, इतना यकीन है मुझे। ठीक है ना? अरे दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल अलर्ट रहूंगी, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने अपनों के लिए भी, ठीक है ना? वो उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, तो अलका ने आंखों से हामी भर दी और बोली, चलो तुम चेंज करो, मैं खाना लगाती हूँ। आपने भी अभी तक खाना नहीं खाया मतलब? प्राप्ति हैरानी से बोली, तो अलका ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे बिना खाने का मन नहीं करता प्राप्ति, इसलिए वेट कर रही थी कि आओगी तो साथ में खाएंगे दोनों। प्राप्ति ने उसे हक किया और बोली, दीदी आप सच में बेस्ट हो, सबसे बेस्ट दीदी हो आप इस दुनिया की। आई लव यू। अलका ने उसके गाल पर हाथ मारा और धीरे से बोली, आई लव यू टू मेरी छोटी बहन। चल मैं खाना लगाती हूँ, तुम चेंज कर जल्दी से आओ। प्राप्ति चेंज करने चली गई और फिर दोनों ने मिलकर खाना खाया और बातें करते करते सो गई। अगली सुबह संडे था तो जहान अभिमान से मिलने की जिद करने लगा, लेकिन प्राप्ति ने उसे शाम का प्रॉमिस करके टाल दिया और ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस पहुंचकर वो सीधा अभिमान के केबिन में गई और अभिमान अभी आया नहीं था। वो वहीं बैठकर उसका वेट करने लगी। करीब 15 मिनट बाद अभिमान ने जैसे ही केबिन में एंट्री की, तो प्राप्ति को वहां देखकर उसका चेहरा खिल गया और वो मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह, आज तो हमारी चांदी है, सुबह सुबह ही चांद के दीदार हो गए। वहीं प्राप्ति उसे देखते ही झट से उठी और भागकर अभिमान के सीने से लग गई। उसने पूरी कसकर उसे हक किया। अभिमान उसके ऐसे करने से थोड़ा हैरान भी हुआ, और अभिमान ने महसूस किया कि प्राप्ति की दिल की धड़कन बहुत तेजी से चल रही है। अभिमान ने भी प्राप्ति को अपनी बाहों में भर लिया।
कुछ देर बाद जब प्राप्ति ने उसे नहीं छोड़ा तो अभिमान ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, क्या बात है जानम, तुम ठीक हो ना? तभी उसे महसूस हुआ कि प्राप्ति शायद सिसक रही है। उसने घबराकर जल्दी से उसे कंधे से पकड़कर अपने सामने किया और देखा कि प्राप्ति की आंखों में आंसू थे, जो देखकर वो डर गया और उसके चेहरे को हाथों में थाम कर बोला, क्या हुआ है प्राप्ति, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? किसी ने कुछ कहा क्या? क्या बात है, मुझे बताओ। लेकिन प्राप्ति कुछ बोल नहीं रही थी। वो फिर से अभिमान के गले लग गई तो अभिमान ने फिर से उसे प्यार से पूछा और अपने हाथों से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, देखो प्राप्ति, तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ। घबरा जाता हूँ मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर। ये देखो, उसका हाथ अपने सीने पर रखते हुए, मेरा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है डर के मारे। प्लीज बताओ क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है तो बताओ मुझे, मैं अभी जाकर उसे अच्छे से समझाता हूँ। जिसने मेरी जानम को तकलीफ दी है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बताओ मुझे। प्राप्ति ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगी, आई प्रॉमिस। कभी नहीं जाऊंगी। रोते हुए इतना कहा और उसने उसका हाथ चूम लिया। प्राप्ति के ऐसे करने से अभिमान खुशी के साथ साथ हैरान भी हुआ। अभिमान प्राप्ति के अचानक ऐसे बिहेव करने से हैरान भी था। वो बोला, मुझे पता है प्राप्ति कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन जितना मैं तुमसे करता हूँ उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि दुनिया में कोई किसी से नहीं करता होगा। कोई सोच नहीं सके उस लेवल की मोहब्बत है मुझे अपनी जानम से। अभिमान ने प्राप्ति के चेहरे को हाथों में थाम कर कहा। तो प्राप्ति ने कहा, मुझे आपके साथ कंपटीशन नहीं करना है, समझे आप? मैंने कह दिया ना कि मैं आपसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो मैं करती हूँ। अब कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए मुझे। अभिमान उसकी बात पर मुस्कुरा दिया और कान पकड़कर बोला, अच्छा जी, मेरी अच्छी सी जानम जी, मैं आपसे बहस नहीं करूँगा। आपने जो कह दिया वही सही है बस। प्राप्ति ने हामी से रिलाया और फिर अभिमान उठकर फ्रिज में से ठंडा पानी लेकर आया और उसे पिलाया और बोला, अब बताओ क्या हुआ है अचानक से? प्राप्ति ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, वो बस रात को एक बुरा सपना आया था कि क्या प्राप्ति, क्या आप मुझसे दूर जा रहे हैं? इसलिए मैं बहुत डर गई थी। तो अभिमान ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों में हाथ घुमाया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या जाना, एक सपने से डर गई तुम मेरी जानम होकर भी? तुम्हें तो सिग्मा लेडी बनना चाहिए। अभिमान खंडेलवाल की बीवी हो तुम, ऐसे डर के काम कैसे चलेगा? हाँ। प्राप्ति ने उसके सीने पर धीरे से हाथ मारा और बोली, आपको मजाक सूझ रहा है? मेरी जान निकल गई थी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आपसे सपने में भी दूर होना नहीं। मैं मर जाऊंगी अगर कभी ऐसा सपने में भी हुआ तो। उसकी मरने वाली बात सुनकर अभिमान ने उसे खुद से अलग किया और बोला, शट अप, ये बकवास करनी जरूरी है क्या? ऐसे बात नहीं हो सकती क्या? अरे आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैंने यूं ही कह दिया था बस। प्राप्ति अभिमान का गुस्सा देखकर बोली तो अभिमान बोला, यूं ही कहा था जैसे भी कहा था। मुझे ऐसी बकवास पसंद नहीं है। आइंदा से अगर मरने की बात की ना, तो मैं बता रहा हूँ, मैं तुमसे पहले मर जाऊंगा। आई बात समझ में? जी जी, मैं समझ गई, मैं नहीं बोलूंगी ऐसा कुछ। सच में? प्राप्ति बोली तो अभिमान ने कहा, दैट्स लाइक माई गुड गर्ल। अब मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखने हैं, समझ गई ना? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू और चेहरे पर उदासी बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ हर पल। प्राप्ति ने आमे से हिलाया और फिर एक बार उसके सीने से लग गई। उधर सुमित अपने लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था पूरे ध्यान से। तभी कोई उसके सामने आकर खड़ा हो गया और सुमित ने नजर उठाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो झट से अपनी चेयर से उठ गया और बोला, तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ, क्योंकि तुम तो मेरा फ़ोन और मैसेज का जवाब देने से रहे, तो मैंने सोचा मैं खुद ही देख आऊँ कि जनाब कितने बिजी हैं। अरे नहीं शिल्पी, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली एक बहुत ज़रूरी शूट चल रहा है ना, तो बस उसकी तैयारी। इससे आगे वो कुछ बोलता कि उससे पहले ही शिल्पी ने उसकी बोलती बंद कर दी। शट अप, झूठ मत बोलो मुझसे। शूट का बहाना मत बनाओ। मेरे साथ तुम मुझसे बात करना नहीं चाहते इसलिए इग्नोर कर रहे हो, और बहाना काम का। जैसे तुम्हारे अलावा किसी और को तो काम है ही नहीं। सारा ऑफिस का बर्डन तुम्हारे सर पर ही है ना। वो गुस्से से आग बबूला हो रही थी
और उसके गुस्से से सुमित की सिट्टी पिट्टी गुल हो रखी थी। वो बोला, नहीं शिल्पी, सच में काम है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सर का पता है ना तुम्हें, वो कितने गुस्से वाले हैं। अगर टाइम पर ख़त्म नहीं हुआ तो सबसे पहले मेरी बाट ही लगेगी। इसलिए मैं बिजी था यार, प्लीज नाराज मत होना। अच्छा, नाराज नहीं हूँ तो और क्या करूँ फिर, तुम बताओ। पिछले एक हफ्ते से ना तुमने मुझे कॉल किया, ना मिले, ना मुझे घूमने लेकर गए। मैं कितनी बोर हो गई घर में पड़े पड़े। आई एम सॉरी शिल्पी, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं काम से बंक नहीं कर सकता ना। सर, सर सर सर, कितने डरपोक हो तुम सुमित। सर से ऐसे डरते हो जैसे सर नहीं कोई राक्षस है, तुम्हें मुंह में डाल लेंगे ना, खा जाएंगे तुम्हें। अरे इतना तो तुम बचपन में अपने स्कूल टीचर से नहीं डरे होगे जितना सर से डरते हो। अरे वो इंसान ही है ना, अगर तुम छुट्टी मांगते वो उसे भी देते, लेकिन तुम कोई एफर्ट डालो तब ना। सच तो यही है कि तुम मुझसे दूर होना चाहते हो, इसलिए ऐसे बेतुके बहाने बनाते हो ना। सब समझ आता है मुझे। नहीं शिल्पी, ऐसा नहीं है यार, मैं तुमसे दूर क्यों होऊंगा। मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे, जानती हो ना तुम। उसने उसे चेयर पर बिठाया और उसे पानी देते हुए बोला, और शिल्पी ने पानी का गिलास टेबल पर रख दिया। पानी पीकर और बोली, कोई प्यार व्यार नहीं करते हो तुम मुझे। अगर प्यार करते होते तो मेरे लिए कोई एफर्ट भी लगाते। बस हर वक्त काम काम काम। मैं तो जैसे हूं ही नहीं। नहीं शिल्पी, बस कुछ दिनों की बात है, ये सूट खत्म हो जाए फिर मैं फ्री हूँ। क्या कुछ दिन और? नहीं सुमित, मुझे आज ही मूवी देखने जाना है, मैं टिकट भी बुक करके आई हूँ आज। अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी और फिर कभी नहीं मिलूंगी तुमसे, समझे तुम। क्या ब्रेकअप? नहीं शिल्पी, ऐसा मत करो यार, मेरी मजबूरी तो समझो ना। मैं सर के सामने नहीं कह सकता ना कि मुझे अभी छुट्टी चाहिए। मूवी का प्लान 2 दिन बाद का रख लो ना प्लीज, मैं छुट्टी ले लूँ तब तक हिम्मत जुटाकर। नहीं आज मतलब आज, तुम आज ही चलोगे, नहीं तो मुझे भूल जाना। अब जाओ और हाफ डे लेकर आओ जल्दी। सुमित फंस चुका था बेचारा, अरमान से छुट्टी भी नहीं मांग सकता था, और शिल्पी ने तो सीधा धमकी दे दी थी कि ब्रेकअप। उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। वो कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा तो शिल्पी बोली, फाइन, तुम नहीं जा सकते ना तो मैं ही जाती हूँ तुम्हारे अभिमान सर के पास, देखती हूँ कितने खतरनाक है वो आखिर। और वो उठकर अभिमान के केबिन की तरफ चल दी, और सुमित उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागा। अभिमान प्राप्ति के अचानक ऐसे बिहेव करने से शिल्पी बिना सुमित की बात सुने ही चली जा रही थी, और सुमित उसके पीछे पीछे। अभिमान के केबिन के बाहर पहुंचते ही शिल्पी अचानक से रुक गई और ध्यान से अंदर देखने लगी, और सुमित भी उसके पीछे जाकर रुक गया। और वो कुछ बोलने को हुआ कि शिल्पी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे ना बोलने का इशारा किया। और सुमित ने इशारे से पूछा कि क्यों, तो शिल्पी ने कैबिन के अंदर की तरफ इशारा किया। सुमित ने अंदर देखा तो अभिमान और प्राप्ति दोनों साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे थे, और बल्कि अभिमान अपने हाथ से प्राप्ति को खिला रहा था। यह देखकर दोनों की आंखें बाहर आने को हो गईं लगभग। शिल्पी ने सुमित का हाथ पकड़ा और उसे सुमित के केबिन में ले गई, और वहां जाकर बोली, ये सब क्या चल रहा है ऑफिस में? क्या क्या चल रहा है? और तुम मुझे ऐसे क्यों घूर कर देख रही हो? सुमित डरते हुए बोला तो शिल्पी बोली, ये तुम्हारे सर मेरी दोस्त के साथ क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? खाना खिला रहे थे अपने हाथों से। वो आंखें छोटी करती हुई बोली तो सुमित चुप हो गया। मैं पूछ रही हूँ क्यों? ऐसा क्यों है? वो प्राप्ति के इतने क्लोज कब हो गए भला कि वो उसे अपने हाथों से अपने केबिन में बिठाकर नाश्ता कर रहे हैं? देखो सुमित, मुझे सब साफ साफ बता दो, मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश मत करना बिल्कुल। बताता हूँ, बैठो। शिल्पी और सुमित दोनों बैठ गए तो सुमित बोला, अभिमान सर और प्राप्ति मैम एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह सुनकर शिल्पी एकदम से खड़ी हो गई और बोली, क्या? सुमित ने उसे बिठाया और बोला, हैरान मत हो ज्यादा, ये बात ऑलमोस्ट पूरे ऑफिस को पता है अब। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं सच में। तुम जब यूएस गई हुई थी अपनी कजन के पास, उस बीच बहुत कुछ बदल गया है शिल्पी। फिर उसने उसे सब कुछ बताया, और शिल्पी बोली, वो सब तो ठीक है सुमित, लेकिन कहीं तुम्हारे अभिमान सर मेरी प्राप्ति का दिल ना तोड़ दें, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है और वो बहुत इमोशनल भी है। कहीं उसे हर्ट ना करे तुम्हारे सर, नहीं तो मेरी प्राप्ति फिर से टूट जाएगी। उसने बड़ी मुश्किल से संभाला है खुद को। तभी केबिन में अरमान आ गया और बोला, चिंता मत कीजिए आप, प्राप्ति का बाल विवाह का नहीं होने दूंगा मैं कभी।
उसकी आवाज़ सुनकर सुमित की आंखें खुली रह गईं और वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। शिल्पी ने भी पलट कर देखा और वो भी उठ गई। अभिमान दोनों के पास चलकर आया और बोला, मैं जानता हूँ कि आप प्राप्ति की बहुत अच्छी दोस्त हैं और उसकी फिक्र आपको है बहुत, और होनी भी चाहिए। दोस्ती में अगर अपने दोस्त की परवाह ना हो तो दोस्ती फीकी है ना। पर आप चिंता मत कीजिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि प्राप्ति अकेली नहीं है। उसका साया तक अब अभिमान खंडेलवाल की देखरेख में है। उसके साय तक को कोई प्रॉब्लम नहीं पहुंच पाएगी कभी। उसकी जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां होंगी सिर्फ, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। तो अब आपको प्राप्ति की चिंता छोड़कर इस सुमित की फिक्र कीजिए और इसे समझाइए कि प्यार में डर की कोई जगह नहीं होती है। ऐसा उसने सुमित का कॉलर ठीक करते हुए कहा और बोला, जाओ सुमित, इसे घुमा कर आओ, शॉपिंग करवा कर आओ अच्छे से। और हाँ, पैसों की ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना। और हाँ, कल का दिन भी लो और फिर पिछले एक हफ्ते की सारी शिकायतें पूरी करके आना शिल्पी की। ठीक है ना। ये सुनकर सुमित हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा और बोला, लेकिन सर वो काम, वो शूटिंग चल रही है ना, वो तुम उसकी चिंता मत करो, सब हो जाएगा। तुम जाओ, एंजॉय करो। हाँ, कहकर वो मुस्कुरा दिया और शिल्पी से कहा, जाते जाते प्राप्ति से मिलकर जाना, वो खुश हो जाएगी। जी सर, मैं उसे ही मिलने जा रही थी, वो मुस्कुराते हुए बोली। तो अभिमान ने सुमित से कहा, देखा चेहरा कैसे खिल गया है, ऐसे ही खुश रखा करो, नहीं तो तुम्हें छोड़ जाएगी किसी दिन। उसने शिल्पी की तरफ देखकर आई विंक की तो वो मुस्कुराकर बोली, हाँ सर, अगर ये ऐसे ही करता रहा तो एक दिन ऐसा ही होगा। सुमित जल्दी से बोला, अरे तुम डरा क्यों रही हो, अब चल रहा हूं ना साथ। दोनों जोर से हंस दिए। तभी शिल्पी ने दरवाजे से बाहर देखा तो आभास नजर आया। तो वो हैरानी से बोली, ये यहाँ। अभिमान मुस्कुराकर बोला, घबराओ मत, इसे मैंने खुद यहाँ रखा है। लेकिन आप इसके बारे में? हाँ, सब जानता हूँ इनके बारे में कि ये कितनी महान हस्ती हैं, इसलिए तो यहाँ रखा है। इन्हें लगता है कि ये बहुत स्मार्ट हैं और इनकी सीक्रेट डायरी अभी तक सीक्रेट है। लेकिन ये नहीं जानते कि अभिमान की नज़र चौबीसों घंटों में 48 घंटे इन्हीं पर है। लेकिन अभी इन्हें इस खुशफहमी में जीने तो जरा। क्या मतलब सर? सुमित हैरानी से बोला तो अभिमान ने कहा, सब पता चल जाएगा सुमित, धीरे धीरे। तुम चिंता मत करो, बाकी अभी तुम 2 दिन एंजॉय करो, फिर हमें एक इम्पोर्टेंट काम और करना है। जी सर। चलो जाओ, एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। कहकर वो चला गया और शिल्पी प्राप्ति से मिलकर सुमित के साथ वहां से निकल गई। शाम को अभिमान ने जहान को बुलवा लिया और अपने पास बिठा लिया। जहान बहुत खुश हुआ उससे मिलकर और अभिमान भी उतना ही। उसने पहले से उसके लिए ढेर सारा सामान लाकर रखा था और उसके साथ सब अपना काम धाम भूलकर मस्ती करने लगा। प्राप्ति उसके केबिन में आई और यह देखकर हैरान रह गई। जहान ने उसे हक कर लिया और प्राप्ति ने पूछा कि वो कैसे आया तो उसने बताया कि वो नीला चाचू के साथ आया। और अभिमान के केबिन की हालत देखकर वो बहुत हैरान हुई। वो बोली, ये सब क्या है? हमारा गेम जोन, अभिमान ने जहान को हाई फाइव देते हुए कहा। तो प्राप्ति ने उसे कहा, इतना कुछ क्यों मंगवाते हैं आप इसके लिए, ये बिगड़ जाएगा। तो बिगड़ने दो ना, मेरा बेटा है, अभिमान खंडेलवाल का। वो मुस्कुराते हुए बोला तो प्राप्ति ने अपने सर पर हाथ भी मारा। थोड़ी देर बाद अभिमान ने प्राप्ति से कहा, आज तुम दोनों मेरे साथ घर चल रहे हो। क्यों? प्राप्ति ने कहा तो अभिमान ने कहा, क्या क्यों कब, ये सब छोड़ो, चल रहे हो तो चल रहे हो बस। प्राप्ति ने भी हामी भर दी और दोनों को मस्ती करते हुए देखकर मुस्कुराने लगी। 2 दिन बाद अभिमान अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। उसने किसी से कॉल पर बात की और फिर सुमित को अपने केबिन में बुलाया। और सुमित जल्दी से उसके केबिन में आ गया और बोला, जी सर, आपने बुलाया मुझे? अभिमान ने सुमित की तरफ देखा तो आज सुमित के चेहरे पर एक अलग ही खुशी और नूर झलक रहा था। अभिमान बोला, क्या बात है, 2 ही दिन में शिल्पी ने तुम्हारे चेहरे की रंगत बदल दी? हाँ। सुमित शर्मा गया और मुस्कुराने लगा। तो अभिमान ने कहा, आई विश कि तुम दोनों ऐसे ही खुश रहो साथ में। अच्छा, मेरी बात अब ध्यान से सुनो। कहते हुए उसने सुमित को कुछ बताया और कहा कि इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि प्राप्ति को भी नहीं, समझे ना? जी सर, वो सब तो ठीक है, पर क्या आपको लगता है ये काम करेगा? हाँ, जरूर करेगा सुमित। इससे मेरी प्राप्ति के चेहरे की मुस्कुराहट लौट आएगी हमेशा के लिए। उसकी आंखों की चमक लौट आएगी, उसकी खुशियाँ लौट कर आएंगी। और जिस चीज़ से मेरी प्राप्ति को खुशी मिलती हो
वो हर चीज़ मैं ज़रूर से ज़रूर करूँगा। तुम बस तैयारी करो। जी ठीक है सर, कहकर वो चला गया वहाँ से और अरमान अपनी गाड़ी पर बैठकर 2 दिन पहले जो हुआ वो याद करने लगा। 2 दिन पहले शाम को अभिमान प्राप्ति और जहान को लेकर अपने घर चला गया। घर के बाहर पहुंचते ही देखा कि अभिमान की मॉम दरवाजे पर आरती की थाल लेकर खड़ी थी। वो गाड़ी से उतरकर आए तो जान भागते हुए अभिमान की मॉम से मिलने चला गया। दादी, दादी चिल्लाते हुए, और अभिमान की मॉम ने भी उसे देखकर उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, कैसा है मेरा बच्चा? मैं ठीक हूँ दादी, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ बच्चे। चलो जाओ अंदर, जाओ और देखो तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट्स एंड चॉकलेट्स हैं। दादू के पास जाओ, जाओ भागो। कहते हुए उन्होंने जहान को अंदर भेज दिया और खुद प्राप्ति और अभिमान के सामने थाल लिए खड़ी हुई बोली, 1 मिनट रुको तुम दोनों, अभी अंदर मत आना। पहले मुझे अपने बच्चों की आरती उतारने दो। कहते उन्होंने दोनों की आरती की और उनके तिलक लगाया और दोनों के मुंह को मीठा कराया और फिर प्राप्ति से कहा कि वो पहले अंदर आए फिर अभिमान आए। प्राप्ति अंदर आई और फिर अभिमान अंदर आया और आते ही बोला, ये सही है आप लोगों का। प्राप्ति के आते ही मेरी वैल्यू कम कर दी। उसकी मां मुस्कुराते हुए बोली, हाँ तो अब से प्राप्ति की वैल्यू रहेगी तुमसे पहले। अभिमान मुस्कुराते हुए बोला, चलिए जी, अब ये भी ठीक है, मैं तो अब अकेला रह जाऊंगा। तो माननी पड़ेगी आप दोनों की बात, नहीं तो मिलकर पीट डालोगी आप दोनों मुझ गरीब को। उसकी बात पर प्राप्ति और मम हंसने लगी तो अभिमान के डैड बोले, अरे ऐसे कैसे, मैं हूं ना तुम्हारी टीम में। अगर ये दो हैं तो हम भी दो हैं, बराबरी का मुकाबला होगा। तभी जान भागते हुए आया और बोला, नहीं पापा, दो नहीं, मैं भी तो आपकी टीम में ही हूँ। अभिमान ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसकी गाल पर एक किस कर दी और बोला, अरे वाह, हमारे छोटे हीरो, पापा का शेर। देख लो दोनों, हमारी टीम बड़ी है अब तो। सभी हंसने लगे तो अभिमान की मम ने प्राप्ति को बिठाया और कॉफी बनाकर लाई और सभी बैठकर कॉफी पीने लगे। अभिमान की मम ने प्राप्ति से कहा, प्राप्ति बेटा, हम चाहते हैं कि तुम दोनों अब शादी कर लो। उनकी बात पर प्राप्ति अभिमान की तरफ देखने लगी और अभिमान ने आंखों से उसे मुस्कुराते हुए हामी भरी। तो प्राप्ति ने कुछ कहा नहीं तो उसकी मम बोली, बेटा, हम तुम्हारे और जहान की सुरक्षा के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते और हमें कुछ लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि वो लोग अभिमान को तकलीफ देने के लिए तुम दोनों को मोहरा बना सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम दोनों जल्द से जल्द घर में आ जाओ पूरे हक के साथ। इसलिए ऐसा चाहते हैं। प्राप्ति मुस्कुराते हुए बोली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मम्मा। उसके मुंह से मम्मा सुनकर अम्मान की मम बहुत खुश हुई और अम्मान भी मुस्कुरा दिया। मम बोली, क्या कहा मम्मा? जी, मम्मा को मम्मा ही बुलाऊंगी ना। हाँ बेटा, आज के बाद से तो मुझे मम्मा ही बुलाना। तभी डैड बोले, अच्छा तो मुझे क्या कहकर बुलाओगी बेटा? प्राप्ति बोली, पापा। बहुत खूब, आज तो सच में ऐसा लग रहा है हमारे घर में एक बेटी आ गई है। नहीं तो बस अम्मान के मुंह से मॉम डैड सुनते सुनते पक गए थे। आज मम्मा पापा सुनकर बहुत खुशी हो रही है। बस अब तुम दोनों जल्दी से घर आ जाओ ऑफिशियली। डैड बोले तो प्राप्ति मुस्कुरा दी। मॉम बोली, हम लोग पंडित जी से डेट फाइनल करवाते हैं कल को, और तुम दोनों की सगाई की तैयारी शुरू कर दूंगी मैं तो साथ ही। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता भाई। उनकी बात पर सब मुस्कुरा दिए तो जहान उनकी गोद में आकर बोला, दादी मतलब फिर मैं और मम्मा फिर यहीं रहेंगे हमेशा? वो उसके गाल को चूमकर बोली, हाँ बेटा, हमेशा के लिए यहीं रहोगे हमारे पास। ये, मैं बहुत खुश हूँ, वो चॉकलेट खाते हुए बोला। थोड़ी देर बाद मॉम ने अभिमान से कहा कि वो प्राप्ति को पूरा घर दिखा दे और वो खाना बनाती हैं। अभिमान प्राप्ति को साथ लेकर गया और पूरा घर दिखाने लगा। फिर अपने रूम में लेकर गया और प्राप्ति उसका रूम देखती रह गई। बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज था। प्राप्ति का मुंह खुला का खुला रह गया और अभिमान उसकी ठुड्डी पर हाथ रख कर उसका मुंह बंद करते हुए बोला, क्या हुआ होने वाली मिसिस, क्या देख रही हो? आपका रूम इतना वेल ऑर्गेनाइज कैसे? मेरा मतलब है लड़कों के रूम तो एकदम मेसी होते हैं ना। फिर ये मॉम ने किया होगा ना? जी नहीं, मेरा रूम मैं खुद साफ करता हूँ। कोई नहीं आता मेरे रूम में बिना मतलब के। वो प्राप्ति को हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए बोला, आप खुद करते हैं? हाँ तो। वो उसे बेड पर बिठाते हुए बोला और खुद जमीन पर बैठ गया उसके सामने। प्राप्ति ने उसे उसके पास बैठने को बोला तो अभिमान ने कहा कि वो यहीं बैठेगा कुछ देर
और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बैठ गया और उसे देखने लगा प्यार से। क्या हुआ? प्राप्ति ने पूछा तो अभिमान बोला, अब से ये रूम हमारा है, तुम्हारा और मेरा। जल्दी से आ जाओ मेरे पास जाना, इंतजार नहीं होता अब। प्राप्ति उसके गाल पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर बोली, बहुत जल्द। अच्छा, वैसे तुम इस रूम में कुछ चेंज करवाना चाहती हो तो बता दो, मैं मॉम से कह दूंगा, वो मैनेज कर लेंगी। जी नहीं, जैसा है बहुत अच्छा है, मुझे कुछ नहीं बदलना। फिर भी तुम अपने अकॉर्डिंग कोई चीज़ चेंज करवाना चाहो या कुछ नया ऐड करना चाहो तो तुम्हें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जानती हूँ वो मैं, लेकिन फिर भी मुझे कुछ चेंज नहीं करना। क्यों पर? लड़कियों को लड़कों के रूम पसंद नहीं आते? उन्हें हमेशा कोई ना कोई चीज़ चेंज करनी होती है। फिर तुम्हें क्यों नहीं प्राप्ति? प्राप्ति ने उसके गाल पर हाथ रखा और बोली, आपको ये रूम ऐसे ही पसंद है ना? हाँ पसंद है जानम, पर तुम्हारे? बस फिर जो आपको जैसा अच्छा लगता है मुझे वो वैसे ही पसंद है। आपने इस रूम की हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग सेट करवाई है ना, अपने हिसाब से, तो बस सब परफेक्ट है, चेंज की कोई गुंजाइश नहीं है। और अब इस बात पर नो मोर आर्गूमेंट, ओके? लेकिन एक बात तो है कि शादी के बाद ये सामने वाली वॉल पर हमारी बहुत सारी ब्यूटीफुल वाली फोटोज़ होंगी और ये चेंज मैं चाहता हूँ। और हाँ, तुम्हारे लिए एक वार्डरोब तैयार करवाऊंगा, ठीक है ना? अब उसके लिए मना मत करना। प्राप्ति मुस्कुराकर बोली, ठीक है बाबा, नहीं करूँगी। अरमान ने प्राप्ति की गोद में वैसे ही बैठे हुए सर रख लिया और बोला, तुम सच्ची बहुत बहुत अच्छी हो जाना। प्राप्ति ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, पता है मुझे, अब आप उठिए और यहाँ बैठिए मेरे पास। अभिमान उठा और उसके पास आकर बैठ गया और बोला, देखा ना तुमने, सब कितने एक्साइटेड है हमारी शादी को लेकर। मम तो खुशी के मारे चहक रही हैं। सुबह से देखना, कल वो पंडित जी को बुलवाकर मुहूर्त भी निकलवा लेंगी। आई विश कि तुम्हारे मम्मी पापा भी होते तो। अपनी बात पूरी करने से पहले उसे रियलाइज हो गया कि उसने गलत बात छेड़ दी है, और साथ ही प्राप्ति के चेहरे के एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए। अभिमान ने बात को संभालने के लिए प्राप्ति को कमर से पकड़कर हक कर लिया और उसके कंधे पर अपनी चिन रखकर बोला, खैर मुझसे तो अब और इंतजार नहीं हो रहा जानम। कब हमारी सगाई होगी, फिर कब शादी होगी, और कब तुम ऑफिशियली मेरी होगी। प्राप्ति का मूड उसकी बात से खराब हो चुका था, तो वो कुछ नहीं बोली, तो अभिमान शरारत से उसके कान में विस्पर करते हुए बोला, और फिर शादी के बाद हमें अपने जहान की इच्छा भी जल्दी से पूरी करनी है ना? प्राप्ति उसकी बात सुनकर अपनी भौहों से घूरते हुए बोली, कैसी इच्छा? उसकी बहन को लाना है ना हमने मिलकर। यह सुनते ही प्राप्ति शर्मा दी और नजरें झुका ली, तो अभिमान बोला, अरे जानम, अभी तो बस बात ही की है और तुम शर्मा गई। अभी तो बाकी का प्रोसीजर तो पेंडिंग है, इतना शर्माओगी तो कैसे चलेगा? प्राप्ति ने उसके पेट पर धीरे से कोनी मारी और बोली, चुप कीजिए, आप कितने बेशरम होते जा रहे हैं दिन पर दिन। छोड़िए, मुझे जाने दीजिए, कोई आ जाएगा। अभिमान अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए बोला, नहीं आएगा जानम, मैंने कहा ना, मेरे रूम में बिना मतलब और मेरी बिना परमिशन के कोई नहीं आता। डोंट वरी, कुछ देर ऐसे रहो ना, अच्छा लग रहा है तुम्हारे पास होने का एहसास, बहुत सुकून मिल रहा है मुझे। आई लव यू प्राप्ति, बहुत बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। प्राप्ति मुस्कुराते हुए बोली, पता है मुझे। अभिमान अपना सर उसके कंधे से उठाकर बोला, ये कैसा जवाब हुआ पता है मुझे? आई लव यू का जवाब आई लव यू टू से दिया जाता है। प्राप्ति फिर से शरारती अंदाज में बोली, पता है मुझे वो भी, तो दो ना। क्या जवाब जानम, और क्या? प्राप्ति उठी और बालकनी की तरफ भागते हुए बोली, अभी मूड नहीं है, फिर कभी। अभिमान उठकर उसके पीछे भागा और बोला, अच्छा बच्चू, मुझे सता रही हो, रुको अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। प्राप्ति बालकनी तक पहुंची और अभिमान भी प्राप्ति रेलिंग पर जाकर रुक गई, और अभिमान ने रेलिंग पर दोनों तरफ से अपने हाथ रख लिए और प्राप्ति उसकी कैद में आ गई। अभिमान बोला, अब बच्चों कहाँ जाओगी? जाने दीजिए ना मुझे, सब सोचेंगे इतना टाइम क्यों हूँ मैं आपके रूम में, अच्छा नहीं लगता। कोई कुछ नहीं सोचेगा, उन्हें पता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। है नहीं, अभी होने वाले हैं। एक ही बात है, हो जाएंगे। तुम पहले जवाब दो मेरी बात का, नहीं तो ऐसे रहो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए प्लीज मेरी बात मानिए, मुझे जाने दीजिए। मैंने कहा ना, जवाब दे दो आज, जाओ। वैसे भी मॉम ने डिनर लगाना शुरू कर दिया होगा, अब तक बुलावा आने वाला होगा, तुम जल्दी से जवाब दो,
फिर चलकर खाना खाते हैं साथ में। प्राप्ति को पता था कि वो नहीं मानने वाला ऐसे, इसलिए फाइनली वो बोल पड़ी, आई लव यू टू। और अचानक से उसने अरमान के गाल पर एक किस कर दिया। बिना एक सेकंड रुके साथ ही उसे धक्का देकर वहां से भाग गई और अरमान की आंखें फटी रह गईं उसके ऐसे रिएक्ट करने से। जब तक उसे यकीन हो पाता प्राप्ति दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। उसने मुड़कर जब मुस्कुराते हुए देखा तो अरमान वहीं खड़ा बाहें फैलाकर जोर से बोल दिया, आई लव यू जानम, आई लव यू सो मच। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि घर में सभी को सुनाई दे गई। प्राप्ति जल्दी से नीचे गई तो मम डैड की हंसी छूट रही थी, लेकिन मम ने प्रिंटेड किया कि वो अपने ध्यान खाना में लगा रही हैं और डैड ने प्रिंटेड किया कि वो जहान के साथ बिजी है। प्राप्ति मम के पास आ गई और साथ में खाना लगाने लगी और उसने नजरें नीचे ही रखी थी। तभी अभिमान नीचे आया सीढ़ियों से उतरते हुए, तो मम डैड दोनों उसकी तरफ देखने लगे। अभिमान को आभास हो गया कि अभी अभी जो उसने किया है उसकी वजह से ही वो लोग ऐसे रिएक्शन दे रहे हैं। वो नीचे आया और डैड के पास चुपचाप बैठ गया, तो डैड ने जानबूझकर खांसने का नाटक किया। जहान ने उन्हें पानी लाकर दिया और बोला, दादू आप पानी पी लीजिए, आपको खांसी आ रही है ना। उन्होंने मुस्कुराते हुए पानी का गिलास लिया और उसके गाल पर हाथ लगाते हुए प्यार से बोले, नहीं मेरे बच्चे मैं ठीक हूँ, मैं तो बस। उसे उठाकर वापस अपनी गोद में बिठाते हुए, तुम्हारे पापा को खास कर ये बता रहा था कि इस घर में उनके अलावा भी हम लोग रहते हैं और हमारे कान भी काम करते हैं। ये सुनकर अभिमान को खांसी आ गई तो डैड बोले, लो जानू बेटा, अब इस पानी की ज़रूरत तुम्हारे पापा को है। उन्हें मेरी बात सुनकर खांसी आ गई, गला सूख गया होगा ना। तभी मम मुस्कुराते हुए बोली, छोड़िए ना, क्या आप भी बच्चों को परेशान करने में लगे हैं। ऐसा भी क्या कह दिया मेरे बेटे ने, एक आई लव यू ही तो बोला है ना। यह कहकर वो खुद भी हंसने लगी और प्राप्ति ने शर्म के मारे नजरें झुका ली और अभिमान ने मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेरा और बोला, क्या मम डैड आप लोग भी, वो तो बस ऐसे ही। मम जोर से हंसने लगी और साथ ही डैड और जहान भी। जहान बोला, क्या पापा आप तो इतने डेयरिंग हो, फिर भी इतनी सी बात पर आप नर्वस हो गए। दादू तो आपकी लेग पुल कर रहे हैं। उसकी बात पर सभी को हंसी आ गई और अभिमान बेचारा कुछ बोल नहीं पाया। फिर थोड़ी देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ गए डिनर करने। खाना खाने के बाद प्राप्ति ने अभिमान से कहा कि उन्हें घर जाना है, तो मॉम ने कहा कि वो इतनी रात को नहीं जाने देंगी उन्हें, इसलिए वो यहीं रह लें और सुबह चली जाएं अभिमान के साथ। प्राप्ति ने उन्हें कहा, नहीं मम्मा, अभी नहीं प्लीज। क्यों बेटा, उन्होंने हैरानी से पूछा तो प्राप्ति ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, ऐसे ही मुझे अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी अलका दी घर पर अकेली होंगी, हमारा वेट कर रही होंगी। मैं उन्हें लेट आने का कहकर आई थी, और वैसे भी अब ये थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, इसलिए हमें जाने दीजिए प्लीज। आपसे मिल लिया वही बहुत है। जहान कितना खुश है आज आपसे मिलकर। तभी जहान बोला, हाँ मम्मा, दादू ने मुझे मेरा रूम दिखाया, बहुत सुंदर है वो। उन्होंने मेरे सारे फेवरेट कार्टून करेक्टर लगवाए हैं वॉल्स पर, और वहाँ कंप्यूटर भी है। मैं बहुत खुश हूँ मम्मा, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। उसकी बातें सुनकर सब हंसने लगे और अम्मान ने जहान को गोद में उठा लिया और उसके गाल पर एक किस करते हुए बोला, हाँ हमारे हीरो, वो सब स्पेशली आपके लिए ही है, आपका पर्सनल रूम मैंने सब डेकोर करवाया है। सच में पापा? हाँ बच्चे, वाओ, आप दुनिया के बेस्ट पापा हो। इतना कहकर उसने उसको जोर से हक कर लिया। मम ने प्राप्ति को शगुन के तौर पर एक नेकलेस दिया। प्राप्ति ने मना करना चाहा तो उन्होंने शगुन को ना नहीं कहते कहकर उसे इंसिस्ट किया, तो उसने ले लिया और उनके पैर छुए और पापा के भी पैर छुए। दोनों ने खुशी होकर उसे आशीर्वाद दिया और फिर अभिमान के साथ वो लोग घर के लिए निकल पड़े। 5 मिनट तक ही जहान सो गया था, शायद थक गया था पूरे दिन का। तो प्राप्ति ने उसे अच्छे से लिटा दिया पीछे वाली सीट पर। प्राप्ति ने अभिमान को थैंक यू बोला तो अभिमान ने पूछा, क्यों? प्राप्ति बोली, आपकी वजह से जहान को हर वो खुशी मिल रही है जिसके मिलने की उम्मीद मैंने खो दी थी। वो बहुत खुश रहने लगा है अब। पहले बात बात पर नाराज हो जाता था, चिढ़ जाता था, पर अब ऐसा नहीं होता। वो हर समय खुश रहता है, हमेशा आपके बारे में, घर वालों के बारे में बातें करता रहता है, और यह सब सिर्फ आपकी वजह से है, इसलिए थैंक यू सो मच। अच्छा, फिर तो मुझे तुम्हें बंडल भर के थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि तुमने तो मुझे खुद से ही मिलवा दिया।
मेरा वजूद मुझे तुम्हारे रूप में वापस मिला है, वो मुस्कुराहट वापस मिली है, खुश रहने की, जीने की वजह मिली है। इतना सब करने के लिए एक थैंक्स तो कम पड़ेगा ना। प्राप्ति मुस्कुराकर बोली, क्या आप भी? अभिमान बोला, मैं भी नहीं, मैं ही, सिर्फ मैं ही हूँ। क्या मतलब? प्राप्ति हैरानी से बोली। तो अभिमान ने कहा, मतलब तुम्हारे लिए सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं। प्राप्ति मुस्कुरा दी और बोली, जी हाँ, मुझे पता है, आप ही हैं, सिर्फ आप। चिंता मत कीजिए, आप वेटर, अभिमान ने गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाते हुए बोला। और तब तक वो पहुंच चुके थे प्राप्ति के घर तक। घर जाकर अभिमान ने बस उन्हें अंदर तक किया और खुद बाय बोलकर वापिस आ गया। और प्राप्ति ने अलका से खाने के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसे पता था कि वो अभिमान के घर से यूं ही नहीं आएगी, इसलिए उसने भी खा लिया था। तो प्राप्ति को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ और फिर वो तीनों सोने चले गए। उधर अभिमान गाड़ी चलाते हुए सोचने लगा, मैं जानता हूँ प्राप्ति कि तुमने अपनी मुस्कुराहट के पीछे अपना वो दर्द छिपा लिया, आज भी, जो तुम्हें हर रोज तंग करता है। पर अब नहीं जाना, आई प्रॉमिस यू कि बहुत जल्दी तुम्हारा यह दर्द तुम्हारी मुस्कुराहट बन जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। इतना कहकर उसने गाड़ी घर की तरफ मोड़ ली। वर्तमान में अभिमान घर पहुंचा और खाना खाकर सीधा सोने चला गया, क्योंकि सुबह उसे जल्दी उठना था। वो प्राप्ति के बारे में सोचते हुए सो गया और सुबह ठीक 7 बजे वो उठा और साथ ही सुमित को कॉल करके उठा दिया और उसे तैयार होने के लिए कहा। सुमित भी जल्दी से तैयार होकर आ गया सीधा उसके घर। और मम ने उसे इतनी जल्दी आने का पूछा तो सुमित ने कहा कि जरूरी मीटिंग है, इसलिए सर के साथ जाना है मुझे। ऐसा अभिमान ने पहले ही बता दिया था उसे। और फिर अभिमान भी आया और नाश्ता किया और साथ खुद को सुमित को कहा कि वो भी बैठकर खा ले। सुमित हैरान रह गया उसके ऐसे करने से। तो मम ने मजाक करते हुए कहा, हाँ हाँ, देख रहे हो सुमित, हम सबकी लाख कोशिशें भी काम नहीं आई जनाब को बदलने के लिए, और वही हमारी प्राप्ति ने बिना एफर्ट के मिस्टर बीस्ट को ऐसा सॉफ्ट हार्टेड प्रिंस बना दिया अपनी ब्यूटी से, है ना? सुमित भी हंस दिया और बोला, जी बिल्कुल सही कहा आपने माँ जी। तभी उसका ध्यान गया अभिमान की तरफ और बेचारे ने चुप्पी साध ली और नजरें झुकाकर सीधा खाने पर फोकस बना लिया। मम ने कहा, तू बस उसे हर पल डराते रहा कर, ये तेरा ऑफिस नहीं है कि बेचारा हंस भी नहीं सकता तेरे सामने। हर वक्त दादागिरी करता रहता है तू उसके साथ। मम, मैंने उसे कुछ कहा है क्या? खामखा मुझे जल्लाद बनाकर रखा है आप लोगों ने मिलकर। हूँ? वो चिढ़ गया तो मम बोली, कहने की जरूरत नहीं पड़ती तुम्हें कुछ, तेरी एक नज़र ही काफी है किसी को डराने के लिए। हाँ, वो बात अलग है कि यह रूप प्राप्ति के सामने कहीं गायब हो जाता है। बस हम सब के लिए ही है ना? है ना सुमित? सुमित बेचारा नजरें उठा ही नहीं रहा था डर के मारे। अभिमान को पता चल गया था कि मम सुबह सुबह उसकी टांग खींचने के मूड में है। तो वो उठा और बाहर की तरफ चल पड़ा सुमित से कहते हुए, जब खाना हो जाए तो बाहर आ जाना, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। और सुमित झट से उठा और चलने लगा। मम ने कहा, अरे खाना तो खत्म करते जाओ। खा लिया मैंने माँ जी। अगर खाने और बैठ गया तो जो खाया है वो भी बाहर आ जाएगा। मैं चलता हूँ। थैंक यू, वेरी टेस्टी था ब्रेकफास्ट। और भाग गया। इतना कहते हुए मम मुस्कुराते हुए बोली, यह विमान भी ना बेचारे की सांसें सुखाकर रख देता है बस हर समय। सुमित जल्दी से जाकर अभिमान के पास बैठ गया। अभिमान ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। सुमित कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप बैठा रहा। अभिमान चल पड़ा था अपनी प्राप्ति की खुशियां लेने वापस। थोड़ी देर बाद अभिमान का मूड एकदम से सही हो गया और वो मुस्कुराने लगा। और ये देखकर सुमित हैरान रह गया। अभिमान ऐसे ही गाड़ी चलाते हुए बोला, मेरी शक्ल पर नहीं, सामने की तरफ ध्यान दो। सुमित चुपचाप आगे की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर में वो लोग एयरपोर्ट पहुंच गए और वहां से अभिमान ने ड्राइवर को फोन कर दिया कि वो आकर गाड़ी ले जाए और खुद दोनों अंदर चले गए। थोड़ी देर में फ्लाइट का टाइम हो गया था बस, और दोनों चल पड़े प्लेन की तरफ। अभिमान ने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था कि आज वो ऑफिस नहीं आने वाला। वो चाहता था कि कोई ये सोचकर रिलैक्स ना हो जाए और आवाज़ जैसा इंसान इस बात का फ़ायदा ना उठा पाए, क्योंकि वो ज़रूर प्राप्ति के पास आने की कोशिश करेगा। इसलिए वो चाहता था कि ऑफिस में सबको ऐसा ही लगे कि वो कहीं मीटिंग पर गया हुआ है, ताकि सबको ऐसे लगता रहे कि वो किसी भी समय आ सकता है। दूसरी तरफ प्राप्ति ऑफिस पहुंची तो देखा कि आज अभिमान आया नहीं है। उसे लगा लेट हो गया होगा, आ जाएगा।
इसलिए वो अपने काम में जुट गई। दोपहर को लगभग वो मुंबई पहुंच गए और एयरपोर्ट पर उतरकर बाहर की तरफ चलते हुए अभिमान ने सुमित से पूछा, सुमित एड्रेस सही है ना? सुमित ने जवाब दिया, जी सर, मैंने पूरी तरह से कंफर्म कर लिया है, एड्रेस तो सही है, पर अभिमान एकदम से रुक गया और बोला, पर क्या? वो मैंने पूरी बात पता की तो मुझे पता चला कि क्या पता चला सुमित, बोलो। फिर सुमित ने पूरी बात उसे बताई, जिसे सुनकर अरमान को शौक लगा। वो बोला, वाट, चलो जल्दी से। फिर वो दोनों सुमित के पता किए हुए एड्रेस पर पहुंचे। वो एक घर था, छोटा सा ही था। अरमान ने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया और थोड़ी देर बाद एक औरत ने दरवाजा खोला और अरमान और सुमित को देखकर वो हैरानी से बोली, कौन है आप लोग बेटा? मैंने पहचाना नहीं आपको। अरमान ने पहले आगे बढ़कर उनके पैर छुए तो वो और हैरान हो गईं। और तो और सुमित का मुंह खुला का खुला रह गया अपने बॉस का यह रूप देखकर। अभिमान बोला, हम आपके अपने ही हैं, बस आप हमें अभी जानती नहीं हैं। थोड़ी देर में आप जान जाएंगी। अगर आप हमें अंदर आने दें तो। वो क्या है ना, बाहर गर्मी बहुत है तो यहाँ सब एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल होगा थोड़ा। वो बोली, अरे हाँ बेटा, आओ ना, अंदर आओ। वो दोनों साथ में अंदर चल दिए और अंदर जाकर उन्होंने उन्हें बिठाया और पानी लेने गईं। तभी अंदर से उनके पति आए और वो भी उन्हें देख हैरान हुए और पूछा तो माँ ने उन्हें भी वही जवाब दिया। वो उनके पास बैठ गए। तभी वो अंदर से पानी लेकर आईं और अरमान और सुमित को दिया। फिर वो भी बैठ गईं और फिर से पूछा, हाँ बेटा, अब बताओ कौन हो आप लोग? और यहाँ के लगते भी नहीं, ऐसा लगता है जैसे सफ़र तय करके आए हो। जी हाँ, सही कहा आपने, हम सफ़र करके ही आए हैं स्पेशली आपसे मिलने। हाँ, वही पूछ रहे हैं कि क्यों मिलने आए हो तुम हमसे? हो कौन तुम? अभिमान थोड़ा टेढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं आपका होने वाला दामाद हूँ। ये सुनकर वो दोनों एकदम से खड़े हो गए और हैरानी से देखने लगे। और वो आदमी गुस्से से बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अभिमान भी खड़ा हुआ और बोला, जी मैं वही कह रहा हूँ जो सच है और जो होने वाला है बहुत जल्द। जब हमारी कोई बेटी नहीं है तो दामाद कहाँ से आएगा? अच्छा ये सही है, अगर बेटी ने अपनी मर्जी से अपने लिए कोई फैसला ले लिया तो माँ बाप के लिए वो मर गई है ना। और यही अगर माँ बाप का लिया हुआ फैसला कहीं गलत हो जाए तो वो बेटी की किस्मत। अच्छा दोगलापन है। वैसे आप इतने पढ़े लिखे होकर ऐसी दकियानूसी बातों पर यकीन करते होंगे, ये सोचा नहीं था मैंने। खैर अब जो हुआ सो हुआ, भूल जाइए आप और चलिए मेरे साथ। कहाँ चले हम तुम्हारे साथ? कहना क्या चाहते हो तुम? अरमान उनके पास आया और बोला, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी बेटी को आपकी ज़रूरत है। वैसे ज़रूरत तो आपको भी है उसकी, बस आप दिखाना नहीं चाहते। लेकिन प्राप्ति सच में आपको बहुत मिस करती है। प्राप्ति का नाम सुनकर दोनों की आंखें भर आई थीं। अभिमान बोला, देखा, सिर्फ नाम सुनकर आप लोगों की आंखों ने गवाही दे दी है कि आप उसे कितना मिस करते हैं। और उसका एक सबूत तो यह भी है कि आप इस घर में क्यों रह रहे हैं। सब पता चल गया है मुझे, आपका उसके जाने के बाद क्या हाल हुआ था। पूरा बिजनेस चौपट हो गया था ना, बीमार पड़ गए थे आप, घर बेचना पड़ गया था, तभी अब यहाँ इस छोटे से घर में रह रहे हैं ना। मैं मानता हूँ उससे गलती हुई है, पर मेरा यकीन कीजिए जितनी बड़ी उसकी गलती भी नहीं थी, उससे ज़्यादा सजा भुगत चुकी है वो। फिर अरमान ने उन्हें पूरी बात बताई, जिसे सुनकर वो दोनों लगभग रोने लगे थे। उसकी मम्मी बोली, पता था मुझे वो लड़का सही नहीं है मेरी बच्ची के लिए, पर न जाने क्या जादू किया हुआ था उसने हमारी प्राप्ति पर कि वो हमारी बात ना मानकर उसके पीछे गई थी। कितना कुछ सहा है मेरी बच्ची ने। अब वो ठीक है ना? उसे अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? कैसी लगती है वो अब? पहले जैसी है या कुछ बदल गई है? कितने साल हो गए उसे देखे हुए? वो रोते हुए बोली। तो अभिमान ने अपना फ़ोन निकाला और बोला, आप खुद ही देख लीजिए। उसने प्राप्ति की फ़ोटोज़ निकाली और उन्हें फ़ोन दे दिया। उन्होंने जल्दी से फ़ोन पकड़ा और प्राप्ति की बहुत सारी फ़ोटोज़ और कुछ वीडियो भी थे। वो सारी फ़ोटोज़ देखने लगीं और भरी आंखों के साथ ही उन्होंने स्क्रीन को चूम लिया और बोली, मेरी प्राप्ति तो और भी ज़्यादा सुंदर हो गई है। अभिमान मन में बोला, हाँ हाँ, ये सब तो मेरे प्यार का नूर है। और ये सोचते ही वो खुद से ही शर्मा दिया और उसे देखकर सुमित हैरान हुए जा रहा था। प्राप्ति के पापा ने भी जल्दी से फ़ोन लिया और प्राप्ति की फ़ोटो देखने लगे। तभी प्राप्ति की मम्मी ने अभिमान से पूछा,
लेकिन मेरी प्राप्ति की इतनी सारी फोटोज तुम्हारे फोन में कैसे? अभिमान बोला। जी मेरे फोन में नहीं होंगी तो किसके फोन में होंगी भला? प्राप्ति मेरी होने वाली बीवी है आखिर। ये सुनकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, हैरानी से, और फिर दोनों एक साथ अभिमान की तरफ देखने लगे। नेक्स्ट पार्ट।